हज़रात ख़वातीन आदाब, एक बार फिर डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका इस्तकबाल है। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नई मौजू के साथ हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम अपने नए मौजू पर गुफ्तगू शुरू करें, पिछले एपिसोड से मुताल्लिक़ हमें एक सवाल आया है। यानी कश्मीर अवंतीपुरा से मुज़फ़्फ़र हुसैन भट्ट और फिर कश्मीर हिस्से बांडीपुरा के रहने वाले राजा क़ुदरत अली बांडे, मैसूर से फराज अहमद और औरंगाबाद से जमील भाई पुणे वाले सवाल करते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद माँ को अपना दूध पिलाना कब शुरू करना चाहिए और वो दिन में कितनी बार पिला सकती है और कितने माह तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे। अच्छा, ये अच्छा तो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी। मगर इसके साथ अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी एनाटॉमी भी बयान करना चाह रहा हूँ जी बिल्कुल, ताकि जो लोग हमें सुनते हैं उनको बात पूरी तरह मुकम्मल तरह से उनको बात समझ में आ जाए। आपने तो देखा, मालूम पता है ना आपको कि फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, एनाटॉमी किसको कहते हैं। हमारी बात आती है एक जनाना ब्रेस्ट के ताल्लुक़ से रखती है। ये ब्रेस्ट का मतलब जनाना सीने से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि जनाना ब्रेस्ट में कि एनाटॉमी उसको पिस्तान कह सकते हैं। जी, हाँ जी, पिस्तान मैं नहीं बोलना चाहता था वो, नहीं, आपने मुझे इजाज़त दे दी है। हो रही है तो लोगों की समझ में खुली तौर से आ जाए। जी, सही बात है। पिस्तान की जो है एनाटॉमी उसको बयान करना चाहता हूँ मैं। जो सामने जो उभार जो रहता है एक औरत के, जिसे पिस्तान कहते हैं, उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 तो पूरा उभार है, दूसरा उसके सामने वाला वो जो काला सा जो दायरा होता है और सामने जो है निपल होता है। पीछे वाले को हम ब्रेस्ट कहते हैं, सामने जो काला जो रहता है उसे एरियोला कहते हैं और सामने जो निपल जो होती है उसको निपल ही कहते हैं हम। दरअसल ब्रेस्ट की एनाटॉमी ये बताती है कि इसके अंदर डक्ट्स होते हैं मिल्क ग्लैंड्स के, यानी दूध के ग्लैंड्स होते हैं, उसके साथ मेमोरी ग्लैंड्स के साथ जमे हुए रहते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड के साथ कुछ चर्बी रहती है जो सॉफ्ट रहती है ये, इसीलिए उसकी साख जो है एकदम नरम रहती है वो। तो जब अब इसके अंदर क्या है कि अलग अलग जगह से उसके डक्ट्स की उसकी नालियाँ यहाँ आके जमते, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो आकर के सामने जो है वो एरियोला यानी जो काला हिस्सा है उसके साथ ज़रा आकर के निपल में पूरे जमा होते हैं, जहाँ से हर जगह से जो है मिल्क की सप्लाई होती है, दूध की सप्लाई उसमें आती है। जैसे ही मिल्क भर जाता है तो पिस्तान का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। एक माँ जानती है इसके बारे में और बच्चे को पिलाने लगती है। तो वो तो अब क्या है, ये रहा उसके एनाटॉमी। आखिर ये पूछना चाहते हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ, हाँ, तो क्या माँ फ़ौरन दूध उसको पिलाना शुरू करते हैं? अच्छा, बात मेरे ज़हन से निकल गई थी बात। अच्छा, जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला है उसके 15 दिन पहले से ही अल्लाह सुब्हान ताला उसके अंदर ग़िज़ाइयत भरने शुरू कर देते हैं। तो हालांकि कोलेस्ट्रम बहुत पहले, उस दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, यानी जो स्टिकी रहता है, जिसका रंग पीला रहता है, तो उसको ये कहते हैं। तो वो जो है वो जैसे ही आता है वो इसके पास, उसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी ज़्यादा नेमतें भर दी हैं कि बच्चा जो है अपने आप को एक इम्यून सिस्टम को के साथ पैदा होता है बच्चा हुआ। और ये कोलेस्ट्रॉम जब पिएगा, कोलेस्ट्रॉम यानी माँ का जो दूध, पहला दूध जो होता है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो जो स्टिकी होता है, येलो होता है, मैंने कहा आपसे, तो उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं, कैल्शियम की अंबार होती है और उसमें प्रोटीन्स भरे हुए रहते हैं, मिनरल्स भरे हुए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए रहते हैं। यानी एक ख़तरे के अंदर बिल्कुल इतनी ज़्यादा ताकत रहती है जैसे कि एक बड़े टॉनिक की बॉटल में इतनी ज़्यादा भरपूर ग़िज़ाइयत रहती है, भरपूर ग़िज़ाइयत जो बच्चे की परवरिश के लिए पूरे होने लगते हैं। तो वो उन तमाम चीज़ों को मिला करके बच्चे के माँ के पिस्तान में वो दूध पैदा होता है। तो अगर लाइल्मी में अगर वो हटा देते हैं दूध को या फेंक देते हैं, वो रिश्ता भी कई बार तो खुद से रिश्ता है उसको छुए बगैर भी, तो उसको बिल्कुल गलती नहीं करना। इसके अंदर बहुत इम्यून सिस्टम रहता है, ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं उसके अंदर। वो उसके अंदर क्रिएट ये क्या है,
कोटिंग के बेबी के स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग जो होती है उसके अंदर ये कोलेस्ट्रम जा कर के एक बेहतरीन यानी सख्ती की एक कोटिंग बन जाती है, जिससे कि जो भी बच्चा ग़िज़ा खाएगा उसको हज़म करना, उसको इधर उधर जाने नहीं देता। इस तरह की कोटिंग मिलती है, ब्लड सेल्स बेहतर बन जाते हैं बच्चे के, क्रिएट्स ए टफ कोटिंग ऑन द बेबी स्टमक सो दैट द जर्म्स, उसके अंदर जो पैदा होने वाले कीड़े उस पर असरअंदाज ना हो, और फिर बच्चे को बीमार होने से भी बचाते हैं। जो औरतें मेरे इस लेक्चर को सुन रही हैं उनको पता है कि कुछ बच्चों को जो है घड़ी घड़ी बुखार आती है, सर्दी आती है और तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, दस्त आते हैं। वो इसलिए कि पहले के दूध के 3 दिन को ये लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो बच्चा जो बग़ैर कोलेस्ट्रम के बड़ा होता है उसे बीमारियां लगी रहती हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में मदाखलत करना चाहूँगा। ये सुनने में आया है माँ जिस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करती है उस ग़िज़ा का असर बच्चे की सेहत पे पड़ता है। ये 100% सही नहीं है। आप कुछ भी खाएं, मूंगफली खा लें, गोश्त खाएं, दूसरी तमाम चीज़ें हों, बच्चे के लिए जो नशोनुमा के लिए जो ज़रूरत है अल्लाह सुब्हान ताला वो पैदा कर देते हैं उसके अंदर, दूध के अंदर। माँ की ग़िज़ा का असर तो थोड़ा बहुत रहता है, मे बी अबाउट 5 to 10% रहेगा। बाकी की तमाम चीज़ें जो है खुद ब खुद खुदरत तय करती है कि उसको क्या देना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए। तो बात हो रही थी कि इतनी ज़्यादा तौर पर कोलेस्ट्रॉल की अहमियत होती है इसमें। बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम आ जाएगा, दूसरा बच्चे को जॉन्डिस, अक्सर आमतौर पर आपने देखा होगा इन्फेंटल जॉन्डिस हो जाती है बच्चों को, पैदा होने के 2-4 दिन के अंदर बच्चा पीला होने लग जाता है, उसको जॉन्डिस कहते हैं। वो इन्फेंटल जॉन्डिस नहीं आएगी ये इसमें। और उसकी ब्रेन, बच्चे का ब्रेन जो बहुत छोटा रहता है उसमें नशोनुमा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो है उसकी आंखें बेहतर बन जाती हैं, अब उसका हार्ट और एकदम मजबूत बनने लगता है। राइट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल ग्रो, मतलब बच्चे के आज़ा में तक़वियत पैदा होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी बात ज़ाहिरी बात है कि बच्चा 9 महीने तक पेट में रहता है, वो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट होते रहता है और वो जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रहता है। वो उसको बच्चे को ना ठंड महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है, क्योंकि माँ के टेम्परेचर से मिलते जुलते टेम्परेचर में वो रहता है। तो जैसे ही वो बाहर आएगा तो टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है, वो बाहर की फ़िज़ा में आकर के वो ठंड महसूस करने लगता है। तो इस तरह से वो उसके वजह से जो है काफ़ी बीमारियाँ आ सकते हैं बच्चे को। उसके लिए ये माँ जो है इन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्शन दे सकती है अगर वो दूध को पिलाए। तो उसका दूसरा हिस्सा क्या था आपका? यानी कितने बार दिन में पिला सकती है? अच्छा, यानी पहले दूध पिलाने का पहले बच्चा शुरू पिलाना कब करती है माँ, उसको कब करना चाहिए जी? और अगर पिलाना शुरू कर देती है तो दिन में कितनी बार उसको पिलाना चाहिए? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटीन वगैरह तो सारी चीज़ें तो होती हैं इसके अंदर, मगर बच्चा जब पैदा होता है तो शायद आप नहीं जानते कि बच्चे का मैदा बिल्कुल एक गोली की तरह रहता है, जो हम लोग खेलते हैं गोटियाँ मोटी बड़ी, उतने साइज़ का रहता है वो। तो उसमें कितना दूध जाएगा? बड़ी मुश्किल से 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच जाएगा। तो वो उसका जो परवरिश पाना और उसकी जो डेवलपमेंट होती है जो स्टमक की, वो हर रोज़ बढ़ती रहती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए से जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसका बच्चे का इंटेक भी उसमें ज़्यादा होता रहेगा। तो लिहाजा हमको बच्चे को जो है समझना चाहिए कि 1 चम्मच दूध बच्चा कितने घंटों में हज़म कर सकता है, कितने मिनट में हज़म कर सकता है। तो बच्चे का भूख लगने के समझाने का अंदाज़ है कि बच्चा रोने लगता है, वो खसकने लगता बच्चा, उसको तो समझना चाहिए कि जो भी पिया था वो चला गया। तो इस तरह से बच्चे को 10 बार, 12 बार, 15 बार भी इत्मीनान से पिलाया जा सकता है, बशर्ते कि उस दूध के इस्तेमाल से, दूध के पीने से बच्चे को दस्त ना हो, पीले दस्त ना हो, पानी वाले दस्त ना हो। तो इस तरह से तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चे की ज़िंदगी को नई मोड़ देने वाली चीज़ होती है। तो लिहाजा जो औरतें इसे निकाल कर फेंक देती है बहुत बड़ी गलती करती हैं। ये घर में जो मौजूद सीनियर जो लेडीज़ होती है उनका अंदाज़ ही अलग होता है, वो समझते हैं कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस तरह से। तो माँ को बेहतरीन ये पहले 3 दिन तक तो हो गया, 3 दिन तक तो वो कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसके बाद में जो आएगा वो दूध बनकर निकलता है वो। तो दूध वाले को कोलेस्ट्रॉल नहीं कहा जा सकता वो, तो जो है तो ऐसा होगा। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अब 6 महीने तक दूध पिला सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक उसका मैदा दूध के ही काबिल रहता है। अब उसके बाद अगर आप बिस्किट को दूध में बाहर से मिला के पिलाएंगे या कुछ
गली हुई तरकारियों को उल्टे चम्मच से दबा के मिला के खिलाएंगे तो जो है वो मैदा उन तमाम चीज़ों को चबाने, उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने, उन तमाम चीज़ों को जो ग़िज़ाइयत को जो बाहर से दी जाती है उनको हज़म करने की ताकत आती है। अगर हम ये समझ करके कि नहीं माँ के दूध से बच्चों को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, सिर्फ दूध ही पिलाते रहेंगे तो उसके मैदे का डेवलपमेंट में स्लो हो जाता है। तो उसके लिए स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ वो भी दें। अब प्यार है, मोहब्बत है, बाप कहता है कि ज़्यादा पिलाओ ताकि इम्यूनिटी आ जाए। जहाँ से इम्यूनिटी मिलती है उसको फेंक देते हैं लोग, वो जहाँ से इम्यूनिटी नहीं मिलती जो सिर्फ दूध का काम करता है उसको ज़्यादा पिलाने की कोशिश करते हैं। 6 महीने पिलाना बहुत सही है। चलो मोहब्बत है ज़्यादा, बाप और माँ दोनों भी मिला 8 महीने 10 महीने, बरसों तक पिलाना और पिलाते ही रहना ये गलत है। ये इससे कुछ फ़ायदा नहीं, गलत तो नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसका जो है क़ुव्वत हाज़िमा कमज़ोर हो जाता बच्चे का। वो उसको थोड़ी थोड़ी सी बाहर की ग़िज़ा देनी भी बहुत ही ज़रूरी है। और 2 से 5 दिन तक ये कोलेस्ट्रॉल बन के रहता है, उसके बाद दूध बन जाती है ये। अब 6 महीने पीना है बस, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं होता। तो लिहाजा अब ये मुझे एक वाक़या याद आ रहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। दरअसल हमने अनाटॉमी के मुताल्लिक़ जो पहले जो सुना था हमने, तो जब सबसे पहले अनाटॉमी जो दरियाफ़्त हुई थी, पहले जो अनाटॉमी दरियाफ़्त हुई थी वो बड़े अजीब अंदाज में थी। उसके मवाजिद जो है मुसलमान साइंसदान भी हैं, कुछ डच, कुछ ब्रिटिश वाले सब हैं। वो लोग जो है इंसान को लेकर के काटते थे, काट के देखते थे कि उसके अंदर क्या चीज़ है, दिल की कहाँ है, इधर है उधर है। तो क्या होगा कि लोग जो है वो लावारिस मुर्दे बंद हो गए। तो ये साइंसदान जो सर्जरी करते थे वो लोग क्या करते थे, ख्याल रखते थे कि आज किसका इंतकाल हुआ है, किसको दफनाया गया। तो आधी रात को जा कर के वो खोद के निकाल के लेके आते थे, कंधे पे डाल के ला करके उसको चीर फाड़ के देखते थे कि कौन सी चीज़ क्या है। वहाँ से शुरू हुई है। तो जब इनको पता चल गया कि उस गांव के लोगों को, उस शहर के लोगों को, कि ये शख्स अपने आप को जो डॉक्टर कहता है वो हमारे आबा व अजदाद की बेहुरमती करता है, काटते हुए ले जा कर के उनको नंगा करता है, उनको काट के उनके टुकड़े टुकड़े करता है। तो इस तरह से जो है लोग पकड़ के उसको मारे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी खोज जो है आधी रह गई। तो तब क्या हुआ कि उस इत्तेफाक से उसका बेटे का इंतकाल हो गया। तो बेटे को उसने दफनाया नहीं बल्कि उस सर्जरी के टेबल पे लेके गया, पोस्टमार्टम टेबल पे ले जाके उनको काट करके उसकी मुकम्मिल हो गई उसकी चीज़। वरना उससे पहले क्या समझते थे कि लोग के जिस्म में जो है जिगर, जिसको कलेजा कहते हैं, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिल का कोई तज़किरा ही नहीं था। उन ज़माने की सदियों पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बात थी। तो इस तरह से जो है आहिस्ता आहिस्ता सर्जरी होते यहाँ तक पहुंची है कि देख करके हम लोग कुछ भी कर दे सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आज हम जिस मुकाम पर हैं ये मेडिकल साइंस में, इसमें हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जैसा कि आपने कहा कि खुद एक बाप अपने बेटे का पोस्टमार्टम करता है, तो कितनी बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी हुई। हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, ये हमारी काविशें, जद्दोजहद और वाकई हम लोगों की मेहनतों का सिला है। आज हमने जो पाया है ये बुज़ुर्गों की ही देन है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने तो इस ताल्लुक़ से बहुत ही तफसीलन हम लोगों को समझाया। ये एक मजहबी नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जी फरमाइए। अभी हाल में मैंने एक किताब पढ़ी जिसका उन्वान है जदीद साइंस और सुन्नत नबवी। माशाल्लाह। तो किताब वाकई बड़ी मेहनत और तगोदो से लिखी गई किताब है कि एक डॉक्टर ने लिखा है, उर्दू में है। तो वो सुन्नत के आदाब व आमाल को बड़ी बारीकी से उसने तहक़ीक़ की है और हर अमल पर उसने साइंटिफिक राय दी है और उसे बिल्कुल दुरुस्त और हाइजीनिकली उसने उसको साबित कर दिखाया कि इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है, हिकमत से भरा हुआ मज़हब है। हाँ। जैसे कि हम देखते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में मर्दों के लिए हाथ बांधना या कुछ लोग कमर पे बांधते हैं, कुछ लोग सीने पे बांधते हैं, उमूमन कमर पर ही यानी नाफ के ऊपर बांधते हैं। और फिर ये दायां हाथ ऊपर होता है, बायां हाथ नीचे होता है। इसी तरह औरत को हुक्म है कि वो अपने सीनों पर हाथ बांधे। औरत सही है, इस तरह से बांधते हैं, इस तरह सीनों पर। इसकी क्या हिकमत है?
जी। उसने समझाया है साइंटिफिक तरीके से, और कुछ अंग्रेज़ मुफक्किरीन और अंग्रेज़ अतिब्बा ने इस हाँ। पर खुली बहस की जी। और ये साबित किया कि जो इस हाथ से हमारे नेगेटिव रेज निकलती है बहुत अच्छे। और इस हाथ से पॉजिटिव शुआ निकलती है। जी 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 जी। तो इसलिए ये हाथ हम लोग नीचे रखते हैं और हाथ ऊपर रखते जी हैं। जी जी जी। इन दोनों के वाह इख्तिलात वाह, से, क्या जी, बात हुई, क्या बात हुई। इन दोनों जी, जी। शुआओं के इख्तिलात से जो शुआ अंदर हमारे जाती है, यानी सीने में औरत के, तो उससे उसके सीने में उभार पैदा होता है और वो उभार जो है ज़्यादा दूध के ज़ख़ीरे की गुंजाइश पैदा करता है। बहुत खूब, वाह वाह वाह। तो ये वाह। हिकमत है। तो हमारी औरतों को चाहिए कि वो नमाज भी क़ायम करें और इस पर अमल भी करें। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आज की गुफ्तगू का हम अपने जो तजवीज़ किया है आज की इस मौजू को, हम उस पर आते हैं। इससे पहले मैं हमारे हज़रात व ख़वातीन जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को लाइक करें। लाइक करना आप पे डिपेंड करता है, मगर शेयर करने पे मैं आपको इंसिस्ट करूँगा, इस वास्ते कि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों तक जाए और इस प्रोग्राम का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएं, उन्हें बहुत सारे तिब्बी मालूमात से इस्तेफ़ादा करने का मौका मिले। मैं शेयर करने पे आपको मैं इंसिस्ट करूँगा। सब्सक्राइब भी आप करें, हमारा हौसला बढ़ेगा। बहरहाल मैं आता हूँ आज के इस असल मौजू पर, जिस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी जी। एक बात है जामी भाई, ख़त कलामी माफ़, ये एक साहब ने हमें क्या पूछा है कि आपके जो मुनीर अहमद जामी साहब हैं जी, उनकी ज़बान बहुत गाढ़ी होती है जी, गाढ़ी उर्दू में बोलते हैं, और मुझ पे भी उन्होंने एतराज़ किया है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, जी, जिससे जो है उनको बातें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। तो लिहाजा मुझे ताकीद की गई है कि मैं जितना स्लो हो सके मैं इतना बोलूँ, और जामी साहब को जी, दरख्वास्त की गई है कि गाढ़ी उर्दू ना बने, आप उस पर थोड़ा पानी शामिल करके नहीं रक्षा, उस उर्दू को पतला कर लें। नहीं ऐसी बात नहीं। जी, जी। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि जी, हमें जी। उर्दू ज़बान और अदब से काफ़ी गहरा लगाव, हाँ। और हम लोग उससे गहरी वाबस्तगी रहते हैं। जी, जी। यही वजह है कि हमारी ज़बान पर ख़ुद ब खुद ऐसे जुमले आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। बहरहाल ये दूसरा आज का खुसूसी यानी मौजू जो है, उस पर हम लोग आने से पहले मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से शुरू करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिस दस्तरखान पर, मैं मफ़हूम पूरी हदीस हूबहू नहीं नकल कर रहा हूँ, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, क्योंकि हदीस का गलत सलत बोलना एक गुनाह में शामिल होता है, इसलिए मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि जिस दस्तरखान पर सब्ज़ी हो, उस दस्तरखान पर अल्लाह अपनी बरकतें नाजिल करता है। बहुत खूब। तो इससे मुराद ये हुई कि सब्ज़ी और तरकारी का इस्तेमाल इंसानी सेहत और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बड़ी हद तक कारआमद और फ़ायदेमंद है। तो हम लोगों को सब्ज़ी और तरकारी का इस्तेमाल काफ़ी मकदार में करें तो हमारी सेहत बहाल रह सकती है। बहरसत आज हम गुफ्तगू करेंगे, एक मामूली सी सब्ज़ी है या तरकारी है, प्याज की पत्ती जिसे हम लोग आम दक्कनी ज़बान में कहते हैं, उसे अंग्रेज़ी में हम लोग कहेंगे स्प्रिंग ऑनियन। जी, स्प्रिंग ऑनियन है। हाँ, स्प्रिंग ऑनियन है यहाँ। जी 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 जी, आप बोलिए बोलिए। यहाँ जो है उसकी जड़ है वो ऑनियन की, ना प्याज यहाँ से बनती है, और ये पत्ती है ये प्याज की। जी जी, इसको स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं आमतौर पर। हाँ। अगर आप ज़्यादा वजाहत कर दें कि अलग अलग ज़बानों में इसको क्या कहते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए, अगर इसकी अलग अलग ज़बानों में इसकी पहचान है, इसका कोई नाम है, तो इससे जाहिर होता है कि दुनिया भर में दस्तयाब है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसे अंग्रेज़ी में जैसा कि मैंने कहा कि इसको स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं हम लोग, और हिंदी में प्याज पत्ता कहेंगे हम लोग, और पंजाबी में बसाता, और अरबी में उसको बसलुर रबा। बहुत खूब, बहुत खूब। और फारसी में अलुमिनियम कहेंगे। जी जी। और कन्नड़ में इसको उलगद्दे, और अफ्रीकी ज़बान में, यहाँ देखिए कि अफ्रीका तक भी इसकी रसाई है, वहाँ भी ये पैदा होती है। तो अफ्रीकी ज़बान में हम इसको कहेंगे जिबॉन्स। जी जी। बहरहाल और भी मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जी जी जी। बहरहाल हम अपने मौजू पे आते हैं डॉक्टर साहब जी। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये देखने में मामूली सी तरकारी है, जी जी जी, ये कितनी कारआमद और इसके फ़वायद क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, बिल्कुल सही है। अब एक और भी उड़ती खबर मुझे मिली, किसी ने डायरेक्ट सवाल नहीं किया। आप हर बार हर तरकारी की, हर सब्ज़ी की तारीफ़ करते चले जाएंगे तो एक आम आदमी किसको पकड़े, किसको खाए, किसको छोड़े। जी।
तो लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि आप फ़वाइद गिन लीजिए, आप फ़वाइद देख लीजिएगा, उसके बाद में आप थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं हर बार। जैसे स्प्रिंग ऑनियन है, हर सालन में डाली जा सकती है ये, हाँ। जिससे इसका मज़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वो करेंगे। जैसे कि हमने मोरिंगा पे बात की कल, मोरिंगा को ड्राई करेंगे, पीस करके पाउडर रखेंगे, सालन में 2 चम्मच डालेंगे तो भी वो काम की चीज़ है। उसकी भाजी बनाएंगे, जैसा कि आपने मुफस्सिल तौर पर कहा। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो प्याज की पत्ती है, ये भी बहुत करामत चीज़ है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा भंडार है, डाइटरी फाइबर, यानी जिनको हब्स की शिकायत है, जो फाइबर के बिना जो ग़िज़ा खाते हैं लोग, उनको हब्स का शिकायत होती है, उनको जो है उनका फजला आसानी से आने नहीं पाता। इसके ज़्यादातर इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। विटामिन ए की बहतात है इसमें, विटामिन सी, थायामिन जिसको कहते हैं, 12 एंड ऑल दोज थिंग्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कुट के भरी हुई हैं। फोलेट मिनरल्स, पोटासियम, कापर, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। बहुत ही सस्ती तरकारी है ये। इंडियन रुपीज़ में इसको 15-20 रुपये में एक इतना बड़ा गड्ढा मिल जाएगा उसको ये। अच्छा, और फिर क्या है कि बहुत से लोग जिनकी पेट सामने आ जाता है बेली फैट की वजह से, तो ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आहिस्ता आहिस्ता बेली फैट भी ख़त्म हो जाएगा। और इसको जो है क्या कहते हैं उसको, इसका जूस भी बनाया जा सकता है। अब जूस बना करके पीने से इसमें वेट का लॉस हो सकता है। सूप बना के पी सकते हैं आप। ये हर अपनी तरकारी में, हर सालन में ये डाली जा सकती है। बचपन में हमारी वालिदा जी हमें इसकी पत्ती को काट कर इसमें अंडे मिलाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लजीज सालन बनता था, जिसे हम रोटी के साथ इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि पैक्ड विथ न्यूट्रिएंट्स इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पैक हैं, कुट के भरे गए हैं। जो दिल की बीमारियां जिनको हैं वो उनके खाते रहने से बीमारी बढ़ने नहीं पाती इनको। तो इस तरह से एक तो वो हो गया लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी हम जितने भी ग़िज़ाएँ खाते हैं, साथ ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास वो फ़ायदे ही दें। उससे जो है जहरीलापन भी आ सकता है, वो उसके ख़त्म कर देता है ये। अच्छा, कैंसर के आने के अगर कुछ शुबात हैं तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर के आने से भी रोक लिया जा सकता है। और इसका ब्लड शुगर जिसको कहते हैं, जिनको ब्लड है, ब्लड में शुगर है, वो अगर इस्तेमाल करते रहें तो उनका शुगर बढ़ने नहीं पाता आपके। अब फिर हमारी हड्डियों में उसकी जो डेंसिटी है, हड्डियों का मोटापन जिसको कहते हैं, बारीक होने की वजह जब मोटे बन जाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ाती है ये। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, यानी बैक्टीरिया आसानी के साथ हमला नहीं कर सकते। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत तक़वीत देता है ये, यानी खाना का हज़म होना बड़ी आसानी से हो जाता है ये। और हर रोज़ के इसके इस्तेमाल से हमारे जो एसाफिगस, यानी वो नाली जो खाने को नीचे लेके जाती है, उसमें आने वाले प्रॉब्लम जैसे अल्सर वगैरह हैं, सीने में जलन वगैरह, वो तमाम चीज़ों का ख़त्म हो जाता है। और फिर लीवर को, खुसूसियत के साथ लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है ये। डिटॉक्सीफाई का मतलब उसमें भरा हुआ जहर, उसको डिटॉक्स, यानी उसका जहर को ख़त्म कर देता वो। और फिर सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिल्द जो है चिकनी साफ़ रहती है और जल्द बूढ़ी नहीं हो पाती, यानी रिंकल्स नहीं आते इसके अंदर। और फिर और उसके अलावा बालों की सेहत के लिए भी ये चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए सब बहुत है। और उसके अलावा आजकल जो है वायरस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से वायरस अटैक भी नहीं हो सकता। जी। तो ये तमाम चीज़ों को अगर मिला करके हम सोचेंगे तो एक बेहतरीन सब्ज़ी बन जाती है ये। जी। तो इसको आप छोटे छोटे पत्तों में काट के पकाएंगे। दूसरी बात, ऐसे ही करते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि इसकी जड़ में से प्याज बनती है, तो इन जड़ों को भी आप नहीं फेंकेंगे, अच्छी तरह धो करके उसमें लगा हुआ कीचड़ वगैरह निकाल करके उनको भी डालेंगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा असरात पैदा हो सकते हैं। जी। तो ये थे मुख्तसरन ये तमाम चीज़ें इसके। इंशाल्लाह अभी आपने बात शुरू होने से पहले आपने कहा था कि गुर्दों के ऊपर अगर बात की जाए तो कितना अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, तो फिर अगली बार हम लोग जो है गुर्दे को लेंगे, और सब्ज़ी में कौन सा लेंगे आपके ख्याल से? हम लोग आमतौर पर जो है ज़्यादा अब आम चीज़ जो है वो करेला, हाँ, करेले पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अच्छा। ये अक्सर लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं, मगर जबकि उसके फ़वाइद बहुत हैं। बिटर गार्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जी। हम लोग अगली गुफ्तगू हमारी करेले पर रहेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
एक और सजेशन क्या आया है हमको कि आप अपने अल्फाज के बीच में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें, हाँ जी जी, ताकि ये जो है आपका जो चैनल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान से बाहर का बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो लिहाजा कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी अगर इसमें शामिल कर ली जी, जाए जी। तो उनको समझने में आसानी होती है। और दूसरी एक तो- बात डॉक्टर साहब, भाई जी। आपने बिल्कुल सही कहा, जी, कुछ जी। ऐसे अल्फाज हैं यानी मेडिकल जी। ज़बान में, मेडिकल जी, जी, यानी जी, जी। तिब्बी इस्तिलाह में, जी, जी। उनको अंग्रेज़ी ही में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। इन लोग, ये हमारी ज़बान उर्दू भी जो है एक मुश्तरका मखलूत ज़बान है, इसमें कई तरह की ज़बानें हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि भाई अगर हम लोग उर्दू में कन्नड़ या उर्दू या अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है आपको, आप जी। इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज की गुफ्तगू को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। जी, जी, जी। आप बात को ख़त्म जी जी, कंक्लूड कीजिएगा। हज़रात ख़वातीन, आज की गुफ्तगू मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप हमारी इन बातों से, डॉक्टर साहब के मशवरों से ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा अगली एपिसोड जो होगा वो गुर्दों पर होगा, गुर्दों की बीमारियों पर और उनके इलाज मुआलजे पर। हमें आप अपना तावन देते रहें, हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे और आप तक तिब की मुफीद मालूमात पहुँचाते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।